अब आप सुने होंगे राजेंद्र चोल, तो यहीं से ही जाते थे इंडोनेशिया पे मार और कर दबा कर उनको पूरा कब्जा कर लिए थे। इधर श्रीलंका जब राजेंद्र चोल थे भाई साहब पढ़े होंगे तो आप वह पूरा गिरफ्त में था उनके। क्या बाद यहाँ के जो राजा थे उनसे मिला और भाई साहब इंग्लिश भूखा, तो राजा सोचे ओह कौन है यार ये आदमी जो इंग्लिश बोल रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा ने सोचा ओहो लगता है कोई यमदूत है, उसका सम्मान उमान किए आराम से बैठा है। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। भारत के जो भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। जितने भी बंदरगाह हैं उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनसे मतलब इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम भारत के जो भी बंदरगाह हैं उनको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं हम लोग, तो तुरंत टॉपिक पर आते हैं। देखिए जो बंदरगाह होंगे वह कहाँ पर होंगे, कहाँ पर होंगे, तो वो होंगे पानी वाले क्षेत्र में। पानी वाले क्षेत्र में जहाँ पर पानी होगा। अब देखिए जो उत्तर भारत है वहाँ पर तो पूरा भाई लैंड ही लैंड है, वहाँ पर कैसे व्यापार होगा, मतलब वहाँ पर कैसे बंदरगाह बन पाएंगे, वहाँ पर तो पानी नहीं है। जो दक्षिण भारत है ना वहाँ पर बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा है, समझ रहे हैं आप ना। तो जो भी समझ लीजिए 95% या जो भी आप समझ लीजिए 90% जो भी व्यापार होते हैं भारत के आयात या निर्यात होते हैं वह जलमार्ग से ही होते हैं। और जो हमारे पोर्ट हैं जो बंदरगाह हैं वह उन्हीं से होते हैं। जो 10% हमारे जो व्यापार हैं जैसे नेपाल से हो गया, बांग्लादेश से हो गया, भूटान से हो गया, म्यांमार से हो गया, पाकिस्तान तो हम ट्रेड बंद कर दिया है पाकिस्तान हमसे, तो जो भी और जो अफगानिस्तान से व्यापार है हमारा कुछ तो वह जो होता है वह ट्रक से हो जाता है या मतलब जहाज़ों से हो जाता है। तो और जो भी देखिए जो भी हमारे व्यापार होते हैं सबसे ज़्यादा खर्चा किस में आता है, तो जल मार्ग में आता है कि वायु मार्ग में आता है। तो वायु मार्ग में सबसे ज़्यादा खतरा भी रहता है और हमारा जो ज़्यादा खर्चा आता है व्यापार करने में, आयात या निर्यात करने में, वह वायु मार्ग से ज़्यादा मतलब ज़्यादा खर्चीला हो जाता है जो जहाज़ें लेकर सामान आती जाती हैं। अब इसमें क्या है, जो जल मार्ग है, जल मार्ग में अपना तुरंत सामान ला दिए, कंटेनर ला दिए बड़ी बड़ी जहाज़ों में, आराम से बटन मार के आराम से जो हमारा ड्राइवर है जो मतलब रहता है कंडक्टर, तो उसमें कंडक्टर थोड़ी ना होगा, जो भी वह चालक होगा वो जहाज़ को चलाने वाला आराम से लेकर पोर्ट पर बंदरगाह पर आता है। तो उन्हीं बंदरगाहों के बारे में जानेंगे कौन कौन से ऐसे बंदरगाह हैं भारत में जहाँ पर आयात करता है। जैसे चीन से माल आ गया, चीन से ज़्यादा हम व्यापार करते हैं, सब ज़्यादा व्यापार करते हैं। यूएई से आ गया, ईरान से आ गया, जो हम रूस से तेल मंगाते हैं वो कौन कौन से बंदरगाह पर आते हैं, तो उन्हीं बंदरगाहों के बारे में हमें समझना है। तो समझ गए ना। तो बंदरगाह कहाँ पर होंगे, जहाँ पर पानी होगा। तो हम साउथ भारत का नक्शा बनाते हैं अर्थात दक्षिण भारत का नक्शा बनाते हैं। तो दक्षिण भारत का नक्शा आप समझिएगा, तो ये हमारा हो गया दक्षिण भारत का नक्शा हो गया। क्या ये हमारा दक्षिण भारत का नक्शा हो गया, तो आप समझ गए। अब हम पहले 2-3 चीज़ें आपको समझा देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए आप इतना तो जानते होंगे यह क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इतना तो जानते होंगे आप क्या है, यह बंगाल की खाड़ी है। नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, नोट नहीं करना, पहले हम आपको बंदरगाह पूरा याद करा देते हैं, फिर उसके बाद उनकी विशेषताएँ बताते हैं। इधर नीचे क्या है, हिंद महासागर है, जानते हैं कि नहीं, हिंद महासागर है, हमारे ही नाम पर पड़ा है हिंद महासागर। अब इधर क्या है, अरब सागर है, क्या है अरब सागर, क्योंकि इधर अरब की खाड़ी है, अरब के देश है, तो अरब सागर है, यहाँ क्या है अरब सागर है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए कि नहीं। इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, यह हमारा पूर्वी तट है, यह हमारा पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट, पूर्वी तट, क्या पूर्वी तट। आप समझते हैं, देखिए भारत में कितने इंटरनेशनल बंदरगाह हैं, क्या इंटरनेशनल बंदरगाह 13 है, क्या 13 है, क्या 13 है, इंटरनेशनल बंदरगाह 13 है। और वैसे बंदरगाह जो प्राइवेट कंपनी है जैसे अडानी हो गया, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप के जो भी मतलब अलग अलग जो कंपनी है उनके कितने मतलब बंदरगाह हैं, ऐसे ही अन्य बंदरगाह कितने हैं जो मतलब इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल व्यापार वहाँ से नहीं होता, वो लगभग से 200 से प्लस हैं, क्या 200 से अधिक है। जो छोटे बंदरगाह हैं वो 200 से प्लस हैं, जो प्राइवेट कंपनी है या बड़ी बड़ी ग्रुप है जो एजेंसी है हमारे भारत की वो चलाती हैं। और इंटरनेशनल बंदरगाह कितने हैं, 13 हैं। तो इन्हीं 13 के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या डिटेल से चर्चा करते हैं, तो समझ गए ना। तो 13 बंदरगाह के बारे में समझते हैं, तो चलिए समझते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पहले एक बंदरगाह लेते हैं, पहले हम सभी बंदरगाह आपको याद करा देते हैं। चलिए अपना दिमाग खोलिए, क्या दिमाग खोलिए, पहला याद करते हैं, यहाँ पर है आपका कांडला बंदरगाह, क्या कांडला बंदरगाह। तो यहाँ पर लिखिए कांडला बंदरगाह, क्या कांडला बंदरगाह, पहला बंदरगाह है, इंटरनेशनल बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में है, कच्छ के रेगिस्तान में है। फिर दूसरा याद कीजिएगा, क्या दूसरा याद कीजिएगा, मुंबई बंदरगाह, क्या दूसरा याद कीजिएगा, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह नोट कीजिएगा। फिर उसी के जस्ट नीचे है, क्या जस्ट नीचे है नौवा सेवा बंदरगाह, क्या नौहा सेवा बंदरगाह। अभी पूरा याद हो जाएगा आपको, देखते रहिएगा। 3 बंदरगाह याद होगा कि नहीं, एक गुजरात में है कांडला बंदरगाह, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर नीचे है महाराष्ट्र में, ये तो गुजरात हो गया, यह हो गया महाराष्ट्र हो गया, यहीं पर गोवा है, यहाँ पर क्या है गोवा है। पहले हम एक बार आपको मैप बनाकर दिखाते हैं, यह क्या हो गया आपका, यह तो गुजरात हो गया,
फिर इधर क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ छोटी सा है हमारा गोवा है, फिर इधर क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर इधर क्या है आपका केरल हो गया, क्या केरल हो गया, फिर है यह क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर का तमिलनाडु हो गया, फिर इधर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यह इधर उड़ीसा हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इधर का यहाँ तक चीज़ें समझ गए ना, चीज़ें समझ गए। अब कहाँ कहाँ बनाते हैं, तो 2-3 बंदरगाह याद हो कि नहीं, गुजरात में है कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई है तो मुंबई से याद करेंगे मुंबई बंदरगाह, फिर उसके जस्ट नीचे है नौवा सेवा बंदरगाह। अभी याद कीजिएगा, अभी सभी डिटेल से समझाते हैं आपको, पहले बंदरगाह पूरी याद कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ नीचे है क्या, नीचे है गोवा में है एक मर्म गोवा। अब गोवा के नाम से है मर्म गोवा, मतलब मरा हुआ गोवा। अरे यार ऐसा नहीं है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो मरा हुआ तो नहीं हो सकता, क्या मरा हुआ तो नहीं हो सकता, मर्म गोवा बंदरगाह इसका नाम है, क्या इसका नाम है, तो मर्म गोवा बंदरगाह, समझ गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यह हो गया हमारा क्या, कर्नाटक हो गया, तो कर्नाटक में है न्यू मंगलुरु बंदरगाह, क्योंकि बंगलौर है यहीं पर, क्या है बंगलौर है यहीं पर, तो नोट कीजिएगा न्यू मंगलौर बंदरगाह, क्या न्यू मंगलौर बंदरगाह। चीज़ें समझते रहिएगा, पहले याद करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। अब इधर भाई साहब केरल है, तो केरल का एक बहुत ही फेमस बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह, यार क्या कोच्चि बंदरगाह, तो नोट कीजिएगा एक कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, क्या कोच्चि बंदरगाह। अब हम आपसे पूछते हैं जो भारत का पश्चिमी तट है, क्या पश्चिमी तट है, उस पर कितने बंदरगाह बसे हुए या इंटरनेशनल कितने बंदरगाह है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह जो है वह पश्चिमी तट पर है भारत के। और कहाँ कहाँ पर है, केरल में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में है। 6 बंदरगाह याद हुए कि नहीं, पहले याद करते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में। फिर मुंबई में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं 2 बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और आपका नौवा सेवा बंदरगाह। फिर उसके बाद हम आते हैं गोवा में, तो गोवा में मर्म गोवा बंदरगाह, क्या मर्म गोवा उसी के नाम से। फिर कर्नाटक में मंगलौर, एक मतलब बंगलौर एक स्थान है, तो उसी के नाम से याद करेंगे न्यू मंगलौर बंदरगाह। फिर उसके बाद हम केरल में आएंगे, तो केरल में कौन सा है, कोच्चि बंदरगाह, क्या कोच्चि बंदरगाह। अब चलते हैं हम पूर्वी तट पर चलते हैं, क्या भारत के पूर्वी तट पर चलते हैं। नोट कीजिएगा यहाँ पर, अब देखिए पूर्वी तट पर क्या है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है तूतीकोरिन बंदरगाह, क्या तूतीकोरिन बंदरगाह, क्या तूतीकोरिन बंदरगाह। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो एक बंदरगाह कहाँ पर है, ये बंदरगाह के नाम क्या है, चेन्नई, क्या है चेन्नई बंदरगाह, क्या चेन्नई बंदरगाह। देखिए तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, बहुत ही महत्वपूर्ण, तूतीकोरिन बंदरगाह, फिर उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, फिर उसी के जस्ट बगल में, जस्ट ऊपर तनिस बनाई दी है, क्या जस्ट बगल है एन्नोर बंदरगाह, क्या एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर। अब 3 बंदरगाह याद हुआ कि नहीं, इधर के 6 इधर के 3, अभी कितने बाकी हैं, 13 बताए इंटरनेशनल, समझते रहिएगा। तो क्या कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नौवा सेवा, मर्म गोवा, न्यू मंगलुरु, कोच्चि, उसके बाद तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो चेन्नई बंदरगाह, उसके ऊपर एन्नौर बंदरगाह, इधर तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में, क्या आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में एक है आपका क्या है बंदरगाह है, विशाखापत्तनम बंदरगाह, क्योंकि तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, समझिए विशाखापत्तनम बंदरगाह। आप समझते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, इतना जानते हैं, इसको मिटका देते हैं हम, बंगाल की खाड़ी है, विशाखापत्तनम बंदरगाह, समझ गए यहाँ तक चीज़ें। फिर उसके बाद जस्ट जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है उड़ीसा, यह उड़ीसा है, तो उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप, क्या पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, समझ गए पारादीप बंदरगाह। और इसी के बगल में क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है, उसी से हम क्या करते हैं, जो हमारे मिसाइल्स हैं उनका प्रक्षेपण करते हैं, क्या प्रक्षेपण करते हैं। और हम रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से करते हैं, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से, वहाँ से हम रॉकेट का करते हैं। अब यहाँ तक समझ गए, ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के जस्ट ऊपर क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, क्या हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। अब समझ गए तो चीज़ें। अब गिनिए बंदरगाह कितने हो, नोट पहले आप याद करते हैं, ऊपर से याद करते हैं। गुजरात में कांडला बंदरगाह, फिर महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नौवा सेवा बंदरगाह। फिर उसके बाद गोवा पर आते हैं, मर्म गोवा आपका यह हो गया। जब यदि मैप आपके माइंड में है, हम कहते हैं यदि आपके माइंड में मैप है तो 100% आप पूरे के पूरे बंदरगाह, मतलब जान लीजिए 2 से 4 मिनट के अंदर पूरे के पूरे याद कर लेंगे, हम कहते हैं आपसे। क्योंकि यदि आपको मैप भारत का नहीं समझ में आता है तो भाई बहुत ही गड़बड़ है, आप मैप समझना जान जाइए।
जो हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस में। मैप कैसे समझना है, मतलब मैप कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद जस्ट जैसे ही हम नीचे आएंगे कर्नाटक में न्यू मंगलुरु बंदरगाह है। फिर उसके बाद जस्ट जैसे ही नीचे आएंगे क्या है, केरल है। तो केरल में एक क्या है, कोच्चि बंदरगाह है। क्या कोच्चि बंदरगाह, जो बहुत ही पुराने सदियों से आप सुनते आ रहे होंगे, आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम इधर तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में क्या है, 3 बंदरगाह। नीचे एकदम तूतीकोरिन है, जस्ट उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसकी IPL की टीम भी है CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, आप जानते होंगे। फिर उसके बाद ऊपर क्या है, एन्नोर बंदरगाह है। फिर उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है, तो आपको बता दें विशाखापत्तनम बंदरगाह हो गया। फिर उसके बाद उड़ीसा है, तो उड़ीसा में एक स्थान है, क्या है उड़ीसा में, मतलब क्या कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर कोलकाता में क्या है, हल्दिया बंदरगाह है। क्या हल्दिया बंदरगाह है। अब गिनिए कितने बंदरगाह हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कहेंगे यार ये आप तो बताए थे 13 बंदरगाह हैं, 12 हुए। अरे यार काहे के गुस्सा हो रहे हो, समझो। अभी आप अंडमान निकोबार जानते हैं कि नहीं, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार यहाँ पर है हमारे ना, अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो अंडमान की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है ना। तो पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह है भाई साहब, क्या पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो यहाँ पर है कौन सा बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अब हुए 13 बंदरगाह कि नहीं, 13वां बंदरगाह हमारा कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। क्या पोर्ट ब्लेयर है। हमारे यहाँ पर तीनों सेनाएं रहती हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। हमारी तीनों सेनाएं कहाँ पर रहती हैं, आपके पोर्ट ब्लेयर में रहती हैं। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह से ही हमारी जो नौसेना है वो अपना चक्कर मारती रहती है पूरे इधर बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में, और उधर पूरा ध्यान रखे रहती है। समझ रहे हैं तो चीज़ें। अब समझिए यहाँ पर हमने आपको 13 बंदरगाह इंटरनेशनल जो भारत के बंदरगाह है पूरा हमने बता दिया, आपको याद करा भी दिया। और 200 से अधिक बंदरगाह हैं जिनको हमको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, तो समझ गया तो चीज़ें। एक बार फिर से याद करते हैं, माइंड ऐसे आंख मूंदिए, अब बैठ जाइए और माइंड में अपने क्या कीजिए, जो मैप है भारत का, साउथ इंडिया का मैप है, उसको लेकर आइए। चलिए गुजरात में चलते हैं। गुजरात में क्या है, कांडला बंदरगाह है। उसके नीचे है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक मुंबई शहर है बहुत बड़ा, जिसकी GDP इस समय 1 ट्रिलियन हो गई है। वहाँ पर ये अब यदि उसकी GDP 1 ट्रिलियन है तो व्यापार जरूर होता होगा, तो बंदरगाह जरूर होता होगा, बंदरगाह जरूर है वहाँ पर। तो एक बंदरगाह कौन सा हो गया, मुंबई बंदरगाह। अब माइंड में सोचते रहिए मुंबई बंदरगाह। अब उसके जस्ट नीचे क्या है, नौवा सेवा बंदरगाह। क्या जो नौवा सेवा बंदरगाह है। फिर उसके बाद क्या है, जस्ट नीचे जैसे ही आएंगे हम कौन सा राज्य पाएंगे, गोवा पाएंगे। तो गोवा में कौन सा है, मर्मगोवा, कौन सा बंदरगाह है, मर्मगोवा बंदरगाह। फिर उसके नीचे आएंगे हम क्या पाएंगे, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह। फिर उसके नीचे आएंगे केरल है। केरल के नीचे, केरल में कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह है। फिर जैसे ही ऊपर थोड़ा सा उधर जाएंगे, पूरब में जाएंगे, उधर है हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, तूतीकोरिन है नीचे। फिर उसके ऊपर जाएंगे चेन्नई है। फिर उसको ऊपर जाएंगे हम क्या है, हमारा एन्नोर बंदरगाह है। फिर उसके ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में क्या है, विशाखापत्तनम का एक मतलब बंदरगाह है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर उसके ऊपर जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। उसके ऊपर जाएंगे हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। कोलकाता में ही क्या है, हल्दिया बंदरगाह है। क्या हल्दिया बंदरगाह है। फिर उसके बाद हमारा अंडमान निकोबार है यहाँ पर। तो वहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो 13 बंदरगाह यहाँ हुए कि नहीं, आँख मूंद के जस्ट इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है, बस साइड साइड के जितने भी राज्य हैं उनको याद कर लो, और जो बंदरगाह हैं आप समझ ही गए होंगे, आराम से समझ गए ना। तो चीज़ें बंदरगाह याद हुए कि नहीं, 13 बंदरगाह हमें ऐसा है याद हो गए होंगे, बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको याद कराया। अब चलो हम समझते हैं इनकी विशेषताएं, समझते हैं क्या विशेषताएं समझते हैं उन्हें। चलिए सबसे पहले हम कांडला बंदरगाह की विशेषता समझते हैं। अब देखिए 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ भी नहीं था, कोई उड़ता भी नहीं था पाकिस्तान का नाम का। लेकिन आजकल पाकिस्तान बहुत ही फड़फड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, क्या बताएं। अब उसकी सामत आ गई है, मतलब अब जाने वाला है पाकिस्तान, अब एक होने वाला है पाकिस्तान, समझिए। देखिए कांडला बंदरगाह, जब 1947 में 2 बंदरगाह थे यहाँ पर। क्या एक कराची बंदरगाह था, एक कांडला बंदरगाह था। तो बंटवारे के समय जो कराची बंदरगाह है वो पाकिस्तान को मिल गया, और कांडला बंदरगाह जो भारत को मिल गया। और भाई साहब विभाजन के समय थरिया, लोटा, चम्मच और खटिया जो भी होता है, हर एक चीज़ पूरे बराबर तरीके से बटा था। क्या पूरे बराबर तरीके से भारत और पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ नहीं बटा था। आप सोचेंगे कौन सी चीज़ नहीं बटी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वह थी दारू, जो हम लोग पीते, हम लोग नहीं पीते हैं यार, बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं गजेड़ी भंगेड़ी हैं, जो दारूबाज हैं एकदम, वो पीते हैं, जानते होंगे आप, पी के एकदम टल मार के सो आ रहे हैं, एकदम धनाधन भाई साहब सो आ रहे हैं। तो वही चीज़ नहीं बटा था। क्यों, क्योंकि इस्लाम में जो दारू है वह क्या है, नाजायज़ है, मतलब वो सही नहीं है, वह नहीं पीना चाहिए, गलत है। तो इसलिए वो इस्लामिक कंट्री बन रही थी, तो वह दारू को नहीं बांटे थे, दारू भारत में ही रह गया। और सभी लोग आज पीकर, मतलब सभी लोग नहीं यार, जो भी पीते हैं वह बहुत ही बड़ा काम करते हैं या घर को बर्बाद करते हैं, वही जाने अपना
समझ गए ना, हर एक चीज़ बटा था। तो उसमें बंदरगाह भी बटा था, जो कराची बंदरगाह था वह पाकिस्तान को मिल गया और जो कांडला बंदरगाह था वो भारत को मिल गया। अब देखिए जो कांडला बंदरगाह है ना, यह जो है यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, ऐसा समझ लीजिए यह क्या है, जो कच्छ का रेगिस्तान है। भारत में दो रेगिस्तान है क्या, एक थार का रेगिस्तान है और कच्छ का रेगिस्तान है, यह एरिया आप जानते होंगे। तो जो कच्छ का रेगिस्तान है वहीं पर है, कहाँ पर है, कच्छ के रेगिस्तान में, कच्छ के रेगिस्तान में ही यह साइड में स्थित है अपना। और किस जगह पर स्थित है, तो आपसे पूछे गांधी धाम में बताना, कहाँ पर, गांधी धाम नामक एक स्थान है, वहीं पर आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। और मोदी सरकार जैसे ही आई वह झमाझम नाम बदलना चालू कर दी, क्या हर एक जगह का नाम बदलना चालू कर दी। कांडला बंदरगाह सुनने में और बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो इससे भी बड़ा नाम इन्होंने रख दिया, मोदी सरकार ने क्या रख दिया कांडला बंदरगाह का नाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, इतना ही समझिए, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, इसका नाम चेंज कर दिया गया। और कांडला बंदरगाह भारत का सबसे अमीर बंदरगाह है। और किस लिए अमीर है, क्योंकि भाई साहब कांडला बंदरगाह से भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। क्या, कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स जोन है यहाँ पर। क्या, नो टैक्स जोन मतलब कांडला बंदरगाह से कोई टैक्स सरकार नहीं लेती है। क्या, कोई सरकार, नो टैक्स, मतलब सरकार कांडला बंदरगाह से टैक्स नहीं लेती है। अब जब टैक्स नहीं लेगी तो भाई साहब वहाँ पर पैसा तो ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए भारत का सबसे अमीर बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। कौन सा है, कांडला बंदरगाह। तो भारत का सबसे अमीर बंदरगाह है, क्या है भाई साहब, अमीर बंदरगाह है आपका कांडला बंदरगाह। तो समझ के कांडला बंदरगाह के बारे में, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। जो कच्छ का रेगिस्तान है वहाँ पर एक स्थान है गांधीधाम, वहाँ पर हमारा कांडला बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लेती, कितना भी व्यापार हो यहाँ से कोई टैक्स नहीं लेती है, आयात निर्यात कितना भी हो कोई टैक्स नहीं लेती है। और सभी बंदरगाहों से टैक्स लेती है, लेकिन इससे टैक्स नहीं लेती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी जो कहाँ के, मतलब मोदी जी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, इसलिए टैक्स नहीं लेते हैं। ये गलत बात है, मोदी जी टैक्स लीजिए, इनसे भी लीजिए, क्योंकि भाई जब भारत में सभी लोग टैक्स दे रहे हैं तो इनका भी टैक्स जरूरी है। तो कहाँ पर स्थित है, गांधीधाम में स्थित है। और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया। समझ गए कांडला बंदरगाह के बारे में। जब 1947 में कराची बंदरगाह पाकिस्तान को मिला और कांडला बंदरगाह भारत को मिला। समझ गया तक चीज़ें। तो सबसे अमीर बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। अब बात करते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। मुंबई बंदरगाह मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह, क्या है, मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई एक शहर है, और मुंबई की इस समय जीडीपी 1 ट्रिलियन है। क्या, 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर। अब सुनिए, पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, लगभग से हम देखे थे 326 या बिलियन डॉलर चल रही थी, लगभग से 326, या हम सही नहीं होंगे, 2022 की बात है, 326 बिलियन डॉलर। अब सोचो पाकिस्तान वालों से कह रहे हैं, सोचो पाकिस्तान वालों, सिर्फ हमारे एक राज्य के, मतलब एक राज्य के जो शहर है, राज्य का शहर, उसकी जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर है, और तुम्हारी जीडीपी 326 या 340 के बीच में राउंड फिगर है, बिलियन डॉलर है। सोच लो तुम्हारा क्या औकात है, तुम्हारी क्या चीज़ है। लेकिन हमें देखिए, हमें पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी है। यदि अब इस समय हमें 2022 में 2023 में यदि हमें किसी से तुलना करनी है तो हमें चाइना से करनी है। क्या, चाइना से। 1980 तक, हम आपको बता दें, 1980 तक चाइना और भारत सेम कंडीशन में थे, सेम जीडीपी थी। 1980 के बाद जस्ट चाइना की जीडीपी इतनी तेजी से ग्रो की जितना हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और लेकिन भारत क्या करने लगा, अब यही सोचिए। देखिए, पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन बनता भी नहीं है और करेंगे भी नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वाले हमेशा कहते हैं हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम है। तो इससे हम कहते हैं पाकिस्तान वालों को, परमाणु बम को काट काट कर सब्जी बनाकर यार खाओ, उसको सब्जी रोटी के साथ खाओ। तुम लोग सिर्फ परमाणु बम के चक्कर पड़े हो। यहाँ पर व्यापार व्यापार नहीं करना है उनको, पूरा देश तबाह हो गया, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन तब पर भी उनको समझ में आता ही नहीं है 1%। तो क्या कहा जाए, तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई के, मतलब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात होते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात कहाँ पर होता है, भारत का किस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा, पूछेगा आपसे तो बताना है आपको, मुंबई बंदरगाह से। क्या, सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहीं से होता है। क्या, यहीं से होता है। और मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मतलब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है, समझ गए, सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहीं से होता है। अब जब से सबसे ज़्यादा मतलब आयात निर्यात होगा तो यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक लगे रहेगा जहाज़ों का, हमेशा जहाज़ आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। सरकार ने कहा अरे यार मुंबई बंदरगाह पे ज़्यादा लोड हो गया है, अच्छा एक काम करते हैं, एक बंदरगाह और बनाते हैं, उसके जस्ट नीचे बनाते हैं ताकि वह भी उसका कुछ लोड थाम सके। तो भारत सरकार क्या की, नौवा सेवा बंदरगाह एक बना दी, उसके नीचे मुंबई बंदरगाह के नीचे क्या बना दी, नौवा सेवा बंदरगाह। तो यह क्या करता है, जो मुंबई बंदरगाह है इसका लोड कम करने के लिए बनाया गया। क्या, मुंबई बंदरगाह का लोड कम करने के लिए, क्या लोड
कम करने के लिए यह बंदरगाह बनाया गया है। तो समझ गए, नोआवा सेवा बंदरगाह किस लिए बनाया गया था? जो मुंबई बंदरगाह पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता था, सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहीं से होता था भारत का, तो उसको कम करने के लिए नोआवा सेवा आपका बंदरगाह बनाया गया। अब कुछ जहाज़ें जो हैं, शिप हैं, यहाँ पर आएंगी और कुछ शिप यहीं से मुड़कर इधर चली जाएंगी, यहाँ पर सामान उतार देंगी अपना, क्या यहाँ पर सामान उतार देंगी, और कुछ यहाँ पर उतारती थी। समझ गए। अब मोदी सरकार ने ना यह नोआवा सेवा बोलने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था, तो मोदी जी ने क्या कहा, चेंज करो नाम। क्या चेंज करो? तो इसका नाम रख दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो भारत सरकार इसका नाम चेंज कर दी। क्या? भारत सरकार नाम इसका चेंज, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, क्योंकि भाई साहब मोदी सरकार नाम चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा आगे है। समझ गए। नोआवा सेवा बंदरगाह का नाम क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। समझ गए चीज़ें। मुंबई बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात होता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब आते हैं आगे, हम समझते हैं क्या आगे, तीनों समझ गए। अब मर्म गोवा पर चलते हैं। क्या? मर्म गोवा। यह गोवा यह किस नदी पर बना है? तो जुआरी नदी पर बना है। गोवा में दो नदियाँ बहुत ही प्रमुख है। एक मांडवी नदी है, मांडवी नदी को गोवा में गंगा की तरह पूजा जाता है। क्या? गंगा की तरह पूजा जाता है मांडवी नदी को। और एक है जुआरी नदी। तो जुआरी नदी पर ही आपका मर्म गोवा बना है। क्या? मुहाने पर बना है यहीं पे। तो कहाँ पर बना है? जुआरी नदी पर बना है। क्या? जुआरी नदी पर बना है, जुआरी नदी पर बना है। अब यहाँ पर होता क्या है? तो पेट्रोल डीजल का आयात होता है। क्या? पेट्रोल डीजल पर आयात होता है इसी बंदरगाह पर। क्या? पेट्रोल डीजल जो है हमारा, पेट्रोल डीजल जो है यहीं से हमारा आयात होता है, इसी पर आयात अब तब आता है। अब मान लीजिए रूस से जो हमारा तेल आएगा वह किस बंदरगाह पर आएगा? इसी पर भी जा सकता है, इस पर भी आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है? यहाँ पर ट्रेड के लिए है, जो भी हमारी निजी आवश्यकताएं हैं, हर एक चीज़ें वह यहाँ पर आती हैं। और जो पेट्रोल डीजल हो गया हमारा, वह मर्म गोवा बंदरगाह पर आता है। क्या? जैसे रूस से हमने तेल मंगाया, इधर ईरान से तेल मंगाया, हमने इधर यूएई से या जो भी कतर से हमने तेल मंगाया, तो इधर आएगा तो हम यहाँ पर अपना शिप मंगवाते हैं कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर उतारिए हमारा गोवा में। समझ गए। तो मर्म गोवा बंदरगाह इस कौन सी नदी पर है? जुआरी नदी पर। यहाँ पर पेट्रोल डीजल का आयात किया जाता है। क्या? आयात किया जाता है। तो आता है, समझ रहे हैं ना, आता है। फिर उसके बाद समझ गए। अब आता है न्यू मंगलौर पर। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। क्या है? यह कर्नाटक है। तो कर्नाटक में है। इसका नाम हम नहीं चेंज किए, इसका भी नाम नहीं चेंज किए। अब यह इस पर क्या होता है? तो जो लव आईएस का आयात निर्यात होता है इस बंदरगाह से होता है। क्या? लव आईएस को हो गए, जो हमारे लव आईएस को हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयात यहाँ से आयात निर्यात होता है, इनका निर्यात भी किया जाता है। अब यहाँ से होगा, यहीं पर आप समझते हैं अरब के देश हैं, यहीं पर है आपका दुबई है, यूएई है, तो यहाँ पर भेजते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, यहाँ पर लोहे भेजे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहीं से हमारे कर्नाटक के न्यू मंगलौर बंदरगाह से ही यूएई में भेजी जाती हैं। समझ गए। तो लव आईएस का आपका निर्यात होता है यहाँ से। समझ गए आपसे। अब देखिए कोच्चि बंदरगाह। क्या? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह का नाम आप बहुत सारे पहले से ही सुनेंगे। 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो हमारे अंग्रेज आए थे, सबसे पहले यहीं पर आया था, एक अंग्रेज आया था, यहाँ पर पहुँचा, अपनी रोका, यहाँ पर अपनी शिप रोका, रोकने के बाद यहाँ के जो राजा थे उनसे मिला, और भाई साहब इंग्लिश भूखा। तो राजा सोचे, ओह कौन है यार ये आदमी जो इंग्लिश बोल रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा ने सोचा, ओहो लगता है कोई यमदूत है। उसका सामान वामान किए, आराम से बैठाए उठाएं, उसको खाना पीना खिलाए, 2-4 दिन रहने के लिए आराम से ऐश कराए। फिर उसके बाद जब जाने लगा ना, तो उसको मसाले दे दिए, यहाँ का केरल का क्या दे दिए? मसाला दे दिए। तो मसाला लेने के बाद वहाँ गया, कहाँ पर? ब्रिटेन में गया। ब्रिटेन में जाने के बाद वहाँ बेचा, वह नंबर मतलब जाने 300 गुना लाभ कमाया है वहाँ पर। अब यहाँ पर 10 रुपये का खरीदा, तो वहाँ पर कितने का बेचा समझ रहे हो? समझो 350 रुपये का बेचा, लगभग से। क्या? 350 रुपये का बेचा। सोच लो 300 गुना अधिक लाभ कमाया। उसने सोचा, ओहो यहाँ के मसाले बहुत फेमस है। फिर वहाँ गया, वहाँ के जो गवर्नर थे वहाँ से मिला, फिर वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद यहाँ पर आए। तो कोच्चि बंदरगाह आप जानते होंगे बहुत पुराना है। क्या? बहुत पुराना कोच्चि बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी बहुत पुराना है। समझ रहे हैं। तो कोच्चि बंदरगाह से क्या होता है? तो आयात निर्यात होता है, आयात निर्यात होता है, मसालों का निर्यात होता है, बहुत सारी चीज़ों का निर्यात होता है। अब देखिए आपसे पूछेगा यह कहाँ पर स्थित है। देखिए जो अभी हम न्यू मंगलौर, मर्म गोवा, नोआवा सेवा, मुंबई और कांडला बंदरगाह है, जो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है। जो हमारा कोच्चि बंदरगाह है ना, ये 2 जगह मतलब कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर और हिंद महासागर दोनों में स्थित है। क्या? यहाँ आपका हिंद महासागर है। अब देखिए हिंद महासागर इधर तक है। क्या? इधर भी है और इधर ही है। अब इधर, अब देखिए इधर क्या लग जाता है? इधर बीच में है। क्या? बीच में। तो इधर हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। इधर हिंद महासागर। तो हमारा जो कोच्चि बंदरगाह है वह कहाँ पर है? महासागर, हिंद महासागर और प्लस अरब सागर दोनों में है। कहाँ पर? अरब सागर है। कहाँ पर? दोनों में है। अब देखिए यहीं पर दो द्वीप में क्या है? 2 बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। एक वेलिंगटन द्वीप है, एक वल्लभपरदम द्वीप है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। क्या? वल्लभपरदम द्वीप और वेलिंगटन द्वीप। क्या? वेलिंगटन द्वीप यहीं केरल में है। और वहीं पर उसी पर क्या बना है? हमारा कोच्चि बंदरगाह बनाया। क्या? कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह किन द्वीपों पर बना है आपसे पूछेगा? तो वेलिंगटन द्वीप और वल्लभपरदम द्वीप पर बना है आपका। तो क्या? वेलिंगटन द्वीप लिख देते हैं। क्या? वेलिंगटन
द्वीप और वल्लभपरदम द्वीप, दो द्वीप हैं वल्लभपरदम द्वीप। तो वहीं पर हमारा जो कोच्चि बंदरगाह है ना वो उसी पर बना है, वल्लभपरदम द्वीप और क्या कहते हैं और वेलिंगटन द्वीप पर बना है हमारा कोच्चि बंदरगाह बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपसे पूछे वेलिंगटन द्वीप और वल्लभपरदम द्वीप पर कौन सा बंदरगाह है तो कोच्चि बंदरगाह आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंद महासागर और अरब महासागर दोनों में ही स्थित है हमारा कोच्चि बंदरगाह। और यह समझ गया चीज़ें। तो कोच्चि बंदरगाह से आयात निर्यात होता है मसालों का, क्योंकि केरल के मसाले बहुत ही फेमस है और केरल की साक्षरता दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लोग मतलब समझ लीजिए अब 90% पढ़ चुके हैं, सभी लोग साक्षर हैं, लेकिन 10% थोड़ा बाकी हैं, वो अभी पूरा हो जाएंगे। अब बिहार उहार का लेंगे, यूपी का लेंगे तो भाई सब बवाल ही है, समझेंगे उनसे कंपैरिजन क्या। यहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। यहाँ के जो हाई कोर्ट है, हम बता देते हैं, जो यहाँ का हाई कोर्ट है वो पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो वेलिंगटन द्वीप और वल्लभपरदम द्वीप जो हैं वह उस पर क्या स्थित है, हमारा कोच्चि बंदरगाह स्थित है। यहाँ से आयात निर्यात होता है, हिंद महासागर और अरब महासागर दोनों में स्थित है। और देखिए कोच्चि बंदरगाह को हम अरब की रानी कहते हैं। क्या अरब की रानी, आपसे पूछेगा मेरे भाई, पूछेगा अरब की रानी हम किसको कहते हैं, तो कोच्चि बंदरगाह को नोट कर लेना, इसको कहते हैं NOTE नोट। तो अरब की रानी हम किसको कहते हैं, तो कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। क्या अरब की रानी कोच्चि बंदरगाह को। अब आपसे पूछेगा अरब का राजा किसको कहते हैं, तो यहाँ बना है भाई साहब क्या, नौहा सेवा। तो नौहा सेवा को हम अरब का राजा कहते हैं। क्या अरब का राजा, तो अरब का राजा किसको कहते हैं, नौहा सेवा बंदरगाह को। और अरब की रानी हम किसको कहते हैं, हम कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। तो 6 बंदरगाह हमने बहुत ही डिटेल से आपको पूरी तरीके से बता दिया क्या क्या विशेषताएं किस किस लिए प्रसिद्ध हैं। अब चलिए आते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह पर। क्या तूतीकोरिन बंदरगाह समझते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, अब देखिए हम यहीं पर ही थे, हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी व्यापार होगा, आसपास से जो आयात निर्यात होंगे यहीं से होंगे, जो बड़े बड़े जलमार्ग आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो गहराई है, यहाँ जो बंदरगाह बना है यहाँ की जो गहराई है वो कम है, यहाँ पर जो गहराई है आसपास में वो कम है। तो जो बड़े बड़े जलयान आते हैं वह दूर ही खड़े रहते हैं। क्या दूर ही खड़े रहते हैं। तो आपसे पूछेगा जो बड़े बड़े जलयान आते हैं किस बंदरगाह के मतलब दूर रहते हैं, मतलब जो बंदरगाह पर पूरे नहीं पहुंचते हैं, दूर ही रहते हैं, तो कौन सा बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह है। और यहाँ पर क्या हो, जब दूर ही खड़े रहेंगे तो जो छोटी मतलब छोटी जलयान है, जो छोटी नाव है वह जाएंगी, यहाँ पर लगेंगी और वहाँ से जो माल है या जो टैंकर्स हैं या जो भी कुछ आई हैं इस पर लड होकर जल्दी चली आएंगे। क्योंकि बड़े जलयान है, यदि वो मतलब टच हो गए या चट्टानों से तो समझ लीजिए उनका गिरना या मतलब डूबना 100% श्योर रहता है, क्योंकि वह बहुत ही भारी भरकम होती है, थोड़ी सी भी चूक बहुत ही हानिकारक हो सकती है। समझ रहे आप चीज़ें। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, जो उनकी जलयान आते हैं वह बंदरगाह उससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर गहराई है वह कम है, तो यहीं से ही आकर माल उतार देता है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल दिया गया, तो क्या कर दिया गया है, चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया। क्या चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल दिया गया, चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। किस मतलब महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। जो जलयान है वह काफ़ी दूरी खड़े होते हैं, क्योंकि बंदरगाह के पास जो चट्टाने हैं या जो गहराई है वो कम है, तो इसलिए दूरी खड़े रहते हैं। चिदम्बरम बंदरगाह इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब चलते हैं हम तमिलनाडु का ही महत्वपूर्ण बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और कोच्चि बंदरगाह भी बहुत ही पुराना बंदरगाह है। तो यहाँ से भी इंटरनेशनल व्यापार होते हैं, वहां से भी इंटरनेशनल व्यापार होते हैं। अब आप सुने होंगे राजेंद्र चोल, तो यहीं से ही जाते थे इंडोनेशिया पे मार और कर दबा कर उनको पूरा कब्जा कर लिए थे। इधर श्रीलंका जब राजेंद्र चोल थे भाई से पढ़े होंगे तो आप वह पूरा गिरफ्त में था उनके। क्या जब चोल वंश चल रहा था, चालुक्य वंश चल रहा था तो उस समय पूरा उनके कंट्रोल में था। तो यही बंदरगाह से यहीं से इधर श्रीलंका हो जाते थे, इधर से आपका उधर इंडोनेशिया चले जाते थे, सबको डुबोकर एकदम कंट्रोल में किए हुए थे। समझ रहे हैं ना। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का आयात निर्यात किया जाता है। क्या पेट्रोल डीजल का आयात निर्यात किया जाता है, पेट्रोल डीजल का आयात निर्यात किया जाता है यहाँ से चेन्नई बंदरगाह से। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या पुराना बंदरगाह है, पुराना बंदरगाह है। तो समझ गए। अब यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोड रहता है चेन्नई बंदरगाह पर, 3 बंदरगाह, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड किस पर रहता था, तो चेन्नई बंदरगाह पर रहता था। तो देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह पर भी लोड रहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो लोड है जो आयात निर्यात का जो भी माल आता था, जो भी जहाज़ें आती थी वो चेन्नई बंदरगाह पर आती थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूरी पर है, तो यहाँ पर आने में उतारने में सामान लगता था, सही से काम नहीं हो पाता था। तो जो जलयान थे यहीं से मुड़ कर चले जाते थे चेन्नई बंदरगाह पर। अब इधर आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता था यहाँ पर दूर खड़े करने के कारण पानी में। तो यहाँ पर तुरंत यहाँ पर चले जाते, सामान उतर जाता था। यहाँ पर है तो भारत में, चेन्नई में उतर रहा है, मतलब तमिलनाडु में उतर रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोड हो गया यहाँ पर। जैसे मुंबई बंदरगाह पर लोड हो रहा था, उसी प्रकार चेन्नई बंदरगाह पर लोड होने लगा जाता। तो भारत सरकार सोची ओहो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ मतलब समाधान करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक और बंदरगाह जस्ट इसके ऊपर बना दिए, एन्नोर बंदरगाह। क्या
एन्नोर बंदरगाह, क्या एन्नोर बंदरगाह अब क्या है, किस लिए बनाया गया है, तो जो चेन्नई बंदरगाह का लोड है उसको कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया, क्या एन्नोर बंदरगाह बनाया गया, समझ गए। तो एन्नोर बंदरगाह किस लिए बनाया गया था, तो चेन्नई बंदरगाह का जो लोड है उसको कम करने के लिए, क्या लोड को कम करने के लिए यह बनाया गया था, समझ गए चीज़ें। अब जो एन्नोर बंदरगाह है यह पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है, क्या प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, प्राइवेट कंपनियाँ इसको चलाती हैं और वो भी इंटरनेशनल, यह है आपका बंदरगाह है। अब जब ये प्राइवेट कंपनी चलाती है तो ये पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत हो गया है, क्या कंप्यूटरीकृत हो गया था, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर से चलता है, क्या कंप्यूटर से चलता है, यह क्या कंप्यूटर से चलता है। अब भाई सोचो यदि सरकार के हाथ में रहता तो वह कंप्यूटरीकृत हो पाता, मतलब कंप्यूटर से वहाँ पर संचालन हो पाता, कबहू न हो पाते, कबहू न हो पाते, हम कहते हैं। यहाँ चेन्नई बंदरगाह है, यहाँ सबसे ज़्यादा आयात निर्यात मुंबई बंदरगाह से होता है, क्यों यहाँ पर कंप्यूटरीकृत नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, जब प्राइवेट कंपनी है जब यहाँ पर आएंगी वहाँ पर वह चीज़ें डेवलप होंगी, अच्छे तरीके से बनेंगी, समझ रहे हैं। तो एन्नोर बंदरगाह यह हो गया आपका। अब आते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह पर, क्या विशाखापत्तनम बंदरगाह पर की बात करते हैं। अब देखिए ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, उसके आसपास ना एक चट्टान पाए जाते हैं जिसका नाम है डॉल्फिन नोज चट्टान, क्या डॉल्फिन नोज चट्टान, डॉल्फिन नोज चट्टान पाई जाती है। अब भाई साहब समुद्र है तो समुद्र में लहरें बहुत ही तेजी से आती हैं, ज्वार भाटा बहुत तेजी से आते हैं। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना इसके साइड में इधर इधर क्या है, डॉल्फिन नोज चट्टानें स्थित हैं। अब इधर से जब लहरें जाएंगी तो ये डॉल्फिन नोज चट्टानें रोक लेंगी, फिर इधर से जब लहरें आएंगी तो डॉल्फिन नोज जो चट्टानें वह रोक लेंगे। तो बीच में से आपकी जहाज चली जाएगी, जलयान जो है वह चला जाएगा, यहाँ पर आराम से सामान उतार देगा। तो जो डॉल्फिन नोज चट्टान है वह लहरों से बचाती है जहाज़ों को। अब देखिए यदि यह नहरी रहती तो जो जहाज़ें हैं वह पानी से धक्का मारती तो वह हिलती रहती, क्या हिलती रहती, बड़ी जहाज़ें तो नहीं हिलती लेकिन तब पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करती। तो डॉल्फिन नोज चट्टानों के रहने के कारण जो हमारे जलयान है वो लहरों से सुरक्षित रहते हैं, क्या सुरक्षित रहते हैं। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है हमारा, क्या विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो यहाँ से भी आयात निर्यात होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, लौ एस को या कपड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर निर्यात होता है, पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ निर्यात आयात होते रहते हैं यहाँ पर। तो यह आपसे पूछेगा यह कहाँ पर स्थित है और यहाँ इससे संबंधित इसकी विशेषता क्या है, आपसे पूछेगा डॉल्फिन नोज चट्टान जो है वह कौन से बंदरगाह को प्रोटेक्ट करती है, तो आपको बताना है विशाखापत्तनम बंदरगाह, यह आपसे पूछेगा, समझ रहे हैं आप चीजें। और आपसे यह भी पूछ लेगा कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में कौन सा बंदरगाह है, तो एन्नोर बंदरगाह है। और पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नोर बंदरगाह है। ये सभी चीजें पूछेगा आपसे, समझ रहे हैं ना। तो डॉल्फिन नोज चट्टान किस बंदरगाह पर स्थित है, तो बताना है आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह। अब चलिए पारादीप बंदरगाह पर चलते हैं। क्या पारादीप उड़ीसा का बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब सुनो इधर क्या है, झारखंड है, क्या झारखंड है, और झारखंड है उड़ीसा है। तो झारखंड और उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। तो यहाँ के जो भी बहुत सारी मतलब खदान है, यहाँ पर पठार है, झारखंड का पठार है भाई साहब, यहाँ पर जो आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो यहाँ से बहुत सारे लौ एस निकलते हैं, बहुत सारे लौ एस निकलते हैं। तो वह लौ एस कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ से होते हैं, तो कहाँ से होते हैं, पारादीप बंदरगाह से होते हैं। कहाँ से, पारादीप। और झारखंड का जो हो गया, तेलंगाना का हो गया, जो उड़ीसा का लौ एस निकलता है वह इसी बंदरगाह पर आकर जुटता है और कंटेनर में भराता है। कंटेनर में भराने के बाद जलयान पर चढ़ने के बाद वो कहाँ जाता है, जापान में जाता है। और जापान में क्या बनती है, बुलेट ट्रेनें बनती है, 300 साढ़े 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और वो कहाँ से लौ एस लेकर गए हैं, उड़ीसा से ही लेकर गए हैं, इसी बंदरगाह से लेकर गए हैं, समझ रहे हैं ना। तो पारादीप बंदरगाह से क्या निर्यात होता है, तो लौ एस निर्यात होता है। और कहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे देशों को जाते हैं। तो जापान ज़्यादा खरीदा है, तो लौ एस हमारे यहीं से। तो जो हमारे राउरकेला भिलाई है सब यहीं पर इसी तरह यहीं पर से पूरा निकाल कर भेजे गए हैं ना। तो लौ एस यहीं से हमारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। समझ गए यहाँ तक चीज़ें। पारादीप भी समझ गए कहाँ पर है हमारा, उड़ीसा में। इसी अब बात करते हैं हल्दिया बंदरगाह। क्या हल्दिया बंदरगाह, तो हुगली नदी के डेल्टाई क्षेत्र पे हमारा क्या बना है, हल्दिया बंदरगाह बना है। क्या हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में स्थित है हमारा। तो हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर हल्दिया बंदरगाह बना है, कोलकाता यहीं पर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो कोलकाता। तो हल्दिया बंदरगाह का नाम भारत सरकार चेंज कर दी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिए। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह समझ गए। तो इसका नाम बदल दिया गया है, जो हमारा हल्दिया बंदरगाह है या कोलकाता बंदरगाह इसको कहते हैं, इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। समझ गया चीज़ें। अब देखिए जो भारत का ना पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, हल्दिया बंदरगाह को कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब यदि कोई पूर्व से आएगा हमारे एंट्री करेगा भारत में तो यहीं पर आएगा, ये नहीं कि उसको एंट्री करना है यहाँ पर आएगा फिर अपना पेट्रोल फूक कर या मतलब किराया देकर यहाँ पर जाएगा, दिल्ली में जाएगा। उसको जाना है तो सीधे यहाँ पर पहुँचे, यदि वो जल मार्ग से आ रहा है तो सीधे यहाँ पर पहुँचेगा, तुरंत पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा। यहाँ पर आने का मतलब उसको बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, समझ रहे आप चीज़ें। तो हल्दिया बंदरगाह को हम भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या भारत का पूर्वी प्रवेश
द्वार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार इसको कहते हैं। द्वार कैसे समझ गए ना? तो भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? हल्दिया बंदरगाह। इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। 12 बंदरगाह के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए। अब आते हैं पोर्ट ब्लेयर पर। पोर्ट ब्लेयर हमारा जो है वह 13वां बंदरगाह है। क्या 13वां बंदरगाह है? तो 13वां बंदरगाह हमारा कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पर क्या होता है? यही बंदरगाह से जो सामान है, जो भी सामग्री है, पानी हो गया, चावल हो गया, हर एक चीज़ होगी, जो भी यहाँ पर जरूरत है, इन्हीं बंदरगाह से इस बंदरगाह पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जाए फ्री में लेकर जाते हैं। यहाँ के लोग, अंडमान निकोबार के लोग खाते हैं। कपड़ा वपड़ा होगा यहीं से जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ उड़ियाँ यहीं चलानी है तो यहाँ से जाती हैं। हर एक चीज़ यहीं पर जाती है। हमारी वायुसेना, जल सेना, थल सेना यहाँ पर तीनों रहती है। तो उनके लिए जो खाना पीना हर एक चीज़ है वह यहीं इसी बंदरगाह से, इसी बंदरगाह पर एक्सपोर्ट हो जाता है। समझ गए यहाँ तक चीज़ें? ये बंदरगाह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे बंदरगाह? 2 प्रकार के। एक कृत्रिम बंदरगाह होंगे, एक क्या होंगे? प्राकृतिक बंदरगाह होंगे। कृत्रिम कौन होंगे? जो मनुष्य द्वारा, जो आदमियों के द्वारा निर्माण किए गए होंगे, जो इंजीनियरों के द्वारा निर्माण किए होंगे, वह कृत्रिम बंदरगाह होंगे। जो प्राकृतिक बंदरगाह होंगे वह कैसे निर्माण किया होगा? जो लहरें आ रही हैं और मतलब वो लहरों ने ऐसे चट्टान को इस प्रकार से काट दिया गया है कि वहाँ पर बंदरगाह बनाया जा सकता है, तो ऐसे बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। तो आपसे पूछेगा, क्या आपसे पूछेगा कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह नोट कीजिएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ना, वह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, जो प्रकृति ने बनाया, जो ज्वार भाटा आकर हचा 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 जो चट्टाने उनको दबा कर मार कर अच्छे तरीके से सांचे में ढाल दी गई हैं, बंदरगाह है हमारा विशाखापत्तनम। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है हमारा? आपका प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। आपसे पूछेगा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? हम आपको बताए थे, मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा लोड हो गया था, तो इसके कारण नौवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था। तो कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह, क्योंकि आदमियों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया था। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है हमारा? नौवा सेवा बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह के बाद कौन सा बंदरगाह है हमारा? नौवा सेवा। तो यह कृत्रिम बंदरगाह है और यह हमारा जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वह प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे पूछ लेगा। अब चलिए हम आपसे प्रश्नों का बात होती है, हमारी आपके प्रश्नों का वार होता है, प्रश्नों का वार। देखिए हम आपसे पूछते हैं 1947 के बाद हमें कौन सा बंदरगाह मिला था? तो कांडला बंदरगाह मिला था। आपसे पूछते हैं इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। सबसे अमीर बंदरगाह भारत का कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। जहाँ ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको मतलब जिस पर भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है? तो कांडला बंदरगाह है। आपसे पूछते हैं हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? तो हमारा कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह है। और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है भारत का? तो आपको बताना है तूतीकोरिन बंदरगाह है। कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह पर क्या विशेषता है, यहाँ आपको बतानी है। और आपसे पूछते हैं पारादीप से किस चीज़ का आयात होता है, निर्यात होता है? तो आपको बताना है लौह अयस्क का निर्यात होता है। और पारादीप की विशेषता आप बता दीजिएगा हमें। हमसे पूछते हैं जो कोच्चि बंदरगाह है वह किस द्वीप पर स्थित है? तो हम आपको बता दें वेलिंगटन और वल्लभपट्टनम द्वीप पर स्थित है, आपको बताना है। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होने वाला बंदरगाह कौन सा है? सबसे ज़्यादा आयात निर्यात कहाँ पर होता है? तो मुंबई बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा आयात निर्यात यहाँ पर होता है। इसके लोड को कम करने के लिए नौवा सेवा बंदरगाह बनाया गया। समझ गया आप चीज़। और कोलकाता बंदरगाह था, हल्दिया बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और एन्नोर बंदरगाह क्यों बनाया गया था? क्यों? क्योंकि जो हमारा चेन्नई बंदरगाह था उस पर लोड ज़्यादा हो रहा था, तो इसको कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह भारत सरकार बनाई। आपसे पूछेगा भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नोर बंदरगाह है। और भारत का ऐसा बंदरगाह कौन सा है जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है? तो एन्नोर बंदरगाह है। आप जानते ही है, सब चीज़ें बता दी है हमने आपको। आपसे पूछें न्यू मंगलूर बंदरगाह से क्या चीज़ का आयात निर्यात होता है? तो लौह अयस्क का निर्यात होता है। मरमगोवा से कहाँ क्या चीज़ का आयात होता है? तो पेट्रोल डीजल का आयात निर्यात होता है। किस नदी पर है? तो आपको बताना है जुआरी नदी पर बनाया गया है। और नौवा सेवा कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह है। और अरब सागर का राजा किसे कहते हैं? तो नौवा सेवा को कहते हैं। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया है। और अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। क्या? कोच्चि बंदरगाह को। और आपसे पूछते हैं और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? क्या? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो हम हल्दिया बंदरगाह को कहते हैं। क्या? हल्दिया बंदरगाह को कहते हैं। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप समझिए। आपसे पूछेगा तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चिदम्बरम बंदरगाह रख दिया गया, आपको बताना है। फिर उसके बाद नोट में आपने नोट कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बंदरगाह से संबंधित पूरी बता दी। आपसे पूछेगा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो नौवा सेवा बंदरगाह है। समझ गया दीजिए। तो हमने आपको पूरे के पूरे बंदरगाह बता दिए। भारत के जो इंटरनेशनल 13 बंदरगाह थे जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने आपको बता दिए। 200 से अधिक बंदरगाह जो छोटे बंदरगाह हैं जिनसे व्यापार होता है, लेकिन उनका महत्व इतना नहीं है जितना इनका महत्व है। समझ रहे हैं ना एग्जाम में? तो इनसे जो भी प्रश्न पूछेगा हमें आशा है आप पूरा बता देंगे। क्या? पूरा बता देंगे। तो नोट कीजिए यहाँ तक।
तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा बंदरगाह से संबंधित जो हमने आपको यह बताया। तो बंदरगाह हमने समझा दिया। अब ऐसे ही हम झील आपको बताएंगे, क्या झील बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो योजनाओं से संबंधित और बहुत सारी GK से संबंधित क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारी ट्रिक्स से संबंधित वीडियोज़ उपलब्ध है, जाकर आप जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।